हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। ये बच्चों वीडियो उनके लिए है जो अभी जस्ट क्लास 10 पास करके 11th में आए हैं। तो बच्चों आज हम लोग फिजिक्स शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। आप देखेंगे 11th में आपकी जो बुक है एनसीईआरटी, उसकी फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो सवाल होता है कहां से शुरुआत करें। 10 तक कंप्लीट हो गया, 11 12 एक कंबाइंड फॉर्म में हमें समझना पड़ता है। यहां से चीजें और डिटेल में आ जाता है। तो बच्चों फिजिक्स की ही शुरुआत माना जाए, पूरी फिजिक्स की ही शुरुआत माना जाए तो यहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए अपनी सिलेबस जो डिजाइन किया गया अपनी बुक में, उसमें फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट रखा गया है। ओके बच्चों, तो हम लोग चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातों पे डिस्कस करते हैं। किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा एम क्या है उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। क्लास 10 तक बच्चे हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, ऐसा नहीं हमारे लिए नया है, बट यहां पे हमें फिजिक्स में बहुत ही डिटेल में जाना है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फिजिक्स, तो हम लोग क्लास 10 तक क्या किए, हमें 10th स्टैंडर्ड तक अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड तक अपना सब्जेक्ट हुआ करता था साइंस। फिजिक्स करके कोई सब्जेक्ट नहीं था, अपनी बुक का नाम साइंस, हमारा सब्जेक्ट साइंस हुआ करता था। साइंस के अंदर बच्चे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। साइंस बुक में ही सर्टेन चैप्टर को फिजिक्स, सर्टेन चैप्टर केमिस्ट्री और सर्टेन चैप्टर बायोलॉजी का था। कई स्कूल्स में कई जगह सेम ही टीचर आपको पढ़ाते होंगे, कई जगह अलग अलग भी पढ़ाते होंगे, पर यहाँ 11-12 में जब हम लोग आते हैं ये सभी अपने आप में एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप बुक देखेंगे एनसीईआरटी की बात करें तो सिर्फ फिजिक्स का 2 बुक 11th में और 2 बुक 12 में मिलेगा, सिर्फ फिजिक्स का। इसी तरीके से केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का आपको मिलेगा। तो बच्चों इससे ये समझ में आ रहा है कि फिजिक्स अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। पर है क्या, ये सब्जेक्ट तो है, पर फिजिक्स में क्या हम पढ़ने वाले हैं। जिसे बायोलॉजी में आप जानते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम जानते हैं केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग मेटल नॉन मेटल ये सब पढ़ते हैं। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो इस सवाल का जवाब के लिए हमें बेसिक बातों पे डिस्कस करना पड़ेगा, व्हाट इज फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स को कैसे डिफाइन किया गया, फिजिक्स को बोला गया फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। मैं बच्चों आपके लिए बोर्ड पे लिख रहा हूं, फिजिक्स को कैसा बोला गया, इट इज अ स्टडी ऑफ नेचर या नेचुरल फेनोमेना एंड इट्स लॉज। तो बच्चों फिजिक्स में हम लोग पूरी यूनिवर्स में, नेचर से यहां क्या मतलब है, यूनिवर्स, अर्थ, पूरी सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, हमारा जो भी है यूनिवर्स, उस यूनिवर्स की स्टडी करना चाहते हैं। यूनिवर्स की क्या स्टडी करना चाहते हैं, तो आंसर है यूनिवर्स में जो भी फेनोमेनन हो रहा है। क्या नेचुरल फेनोमेनन हो रहा है, बारिश हो रहा है, कभी धूप उग रहा है, सन के चारों ओर प्लैनेट मूव कर रहा है, प्लैनेट के चारों ओर सैटेलाइट मूव कर रहा है, मून हमारे चारों ओर मूव कर रहा है, ओशियन में जाते हैं हम टाइड्स देखते हैं। तो कहना यह है कि पूरी यूनिवर्स में जो डिफरेंट फेनोमेनन हो रहा है, आखिर वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर बारिश क्यों होती है, बारिश होने के पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजों का स्टडी हमें फिजिक्स में करना है।
मैं इसे एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। आई होप ये आपका कंसेप्ट और भी क्लियर कर देगा। हम लोगों ने न्यूटन की कहानी सुन रखा है, एप्पल वाला, ग्रेविटेशन, कुछ याद आया? ओके, आइए मैं आपको उस स्टोरी को क्यों सुनाया जाता है। आपको याद होगा जब क्लास 8 में या 9 में रहे होंगे तो आपके टीचर ने वो स्टोरी सुनाया होगा। मे बी वो स्टोरी सही है या गलत है पता नहीं। एप्पल वाकई में न्यूटन के सर पे गिरा या नहीं गिरा कोई नहीं जानता है, पर वो स्टोरी फिजिक्स को समझा रहा था। फिजिक्स क्या है उस स्टोरी में छिपा हुआ है। ओके, देखिए जरा एक सेकेंड। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन, मान लो ये न्यूटन है, ये बैठे हुए हैं, इनके सर पे आप सभी ने जाना है एप्पल फॉल किया। तो न्यूटन ये थिंक किया, ये ऑब्जर्व किया कि आखिर एप्पल मेरे ही सर पे यानी अर्थ की तरफ नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। फिर से कहीं पे इन्होंने देखा कोई जंप कर रहा है, तो जंप कर रहा है तो ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है। हम नीचे फॉल तो कर जाते हैं पर फ्लाई क्यों नहीं कर पाते, ऊपर क्यों नहीं जा पाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो ये हमेशा नीचे की ओर ही फॉल करता है, नीचे की तरफ ही फॉल करता है। ये 3-4 ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, या न्यूटन ने क्या समझा कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक टेंडेंसी होता है अर्थ की तरफ फॉल करने का। मतलब ये अगर कोई अर्थ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ फॉल करना चाहेगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, अर्थ की तरफ मूव करेगा। अब ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, मैं इसको अगर यहाँ पे ड्रॉप करूं, इसे छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ फॉल करेगा, ये क्या है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। और इसकी ये स्टडी करना हमारा फिजिक्स है। हमने क्या लिखा, फिजिक्स इट इज ए स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन और इट्स लॉ। और इसके पीछे लॉ क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये फॉल कर रहा है ये तो हमने देखा, पर क्यों कर रहा है ये कहानी हम सभी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन का नाम न्यूटन ने ग्रेविटेशन रखा था। ये क्या रखा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हमें ग्रेविटेशन नहीं सीखना है, वो तो एक किसी पार्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। अभी तो हम एक जनरलाइज बातें कर रहे हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स है नेचर की अलग अलग नेचुरल फेनोमेनन का स्टडी करना, उसकी रीजन समझना, उसका कॉज एंड इफेक्ट समझना। उसी में मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया कि नेचुरल फेनोमेनन से मतलब क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक टेंडेंसी है, कि वो अर्थ की ओर फॉल कर जाता है, अर्थ की ओर अट्रैक्ट कर जाता है। ये फॉल करना, ये अट्रैक्ट करना कि क्या है, एक नेचुरल फेनोमेनन है जिसका हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, ग्रेविटेशन। या न्यूटन ने समझाया एक फोर्स, ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नेचुरल फेनोमेनन क्या है और हम फिजिक्स में क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों ये नेचुरल फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए हमने कोई चीज ऑब्जर्व किया, हमने कोई इंसिडेंट समझा, पर समझ के तो काम नहीं चलेगा, उसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, उसे डिस्क्राइब भी तो करना पड़ेगा। न्यूटन ने ये समझ लिया कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें एक टर्म यूज करना पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरीके से आपको किसी भी नेचुरल फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ टर्म चाहिए, कुछ नाम चाहिए,
तो हमें फिजिक्स में कुछ नाम रखा, कुछ नेम रखा। क्या रखा, ध्यान से देखिए, टू एक्सप्लेन नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर और इसकी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, टू थिंग्स। क्या, एक तो नेम, आप कुछ नाम तो दोगे, कोई भी फेनोमेनन को समझे तो क्या है, उसके पीछे का क्या रीजन, उस रीजन का कुछ तो नाम देंगे। और दूसरा, उसे बताने के लिए, उसे लिखने के लिए, उसे समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज भी चाहिए, हमें एक लैंग्वेज भी चाहिए। तो फिजिक्स में हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स पढ़ना मतलब नेचर की फेनोमेनन को पढ़ना और उसकी लॉ को पढ़ना। तो नेचर की फेनोमेनन या लॉ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, अलग अलग फेनोमेनन का नाम, उसकी नेम और उसे एक्सप्लेन करने के लिए लैंग्वेज। तो आपके मन में आ रहा होगा ये कौन सा नया लैंग्वेज चाहिए। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में, हिंदी में। आपकी बुक से आप कम्युनिकेट करते हैं किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में। आपकी बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमारी जो भी स्टडी है, पढ़ाई है, अभी हम किस लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश में। तो यहां पर क्या कोई नया लैंग्वेज चाहिए, तो चाहिए। जैसे ग्रेविटेशन का एग्जांपल मैं फिर से वापस देता हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर फॉल करता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर फॉल करता है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है, और इस फेनोमेनन का एक नाम है। इसके पीछे जो रीजन है, जो कॉज है, उसका एक नाम है। क्या नाम है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक नाम का तो जरूरत पड़ा इस इंसिडेंट का रीजन समझाने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया, किसी भी नेचुरल फेनोमेनन को समझाने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें एक नेम का जरूरत है। अब आप बोलोगे लैंग्वेज क्या है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है, तो इसके लिए हमें याद है क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़े थे, Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। ये फोर्स है। क्या ये इंग्लिश है, क्या ये हिंदी है, क्या स्पेनिश है, नहीं, ये क्या है, ये है मैथ। ये क्या है, ये है मैथमेटिक्स। यही लैंग्वेज, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो फिजिक्स को समझने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ता है, एक नेम और एक लैंग्वेज। तो नेम को ही यहां पर टेक्निकली हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। इसी नेम को हम लोग बोलेंगे यहां पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल और देखो, मान लो आपने ऑब्जर्व किया कि कोई कार बहुत फास्ट मूव कर रहा है, कोई कार बहुत स्लो मूव कर रहा है। अब इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे, जो कार फास्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, फास्ट मूविंग कार की स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रहा है, तो हम लोग टर्म यूज करेंगे उसमें एक्सेलरेशन है। तो अभी मैंने 2-3 नेम लिया, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये सब क्या है, ये सब नाम ही है, पर ये नाम को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और इसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टडी करना है फिजिक्स में। अब आपने नाम तो रख दिया, आपने नाम रख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, पर उस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के लिए, ओके बच्चों, हम लोग अभी थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम आ गया, आप बने रहें अभी 1 सेकेंड। तो बच्चों, जैसा कि पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं, इस ग्रेविटेशन के समय ये अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर मूव करता है, अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है।
पर इस फेनोमेनन का हमें एक नाम देना था, हमें एक नेम देना पड़ा, जिसका नेम क्या रखे, ग्रेविटेशन फोर्स। अब हमने नाम तो रख दिया, हमने नेम तो दे दिया ग्रेविटेशन फोर्स, पर इस ग्रेविटेशन फोर्स को दूसरे को समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की भी जरूरत है। कैसे लैंग्वेज की जरूरत है? इस ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितना निकलेगा, वो तो इस फॉर्मूले से निकलेगा, जिसे हम फॉर्मूला बोलते हैं। वो है क्या? वो तो मैथ है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये तो आप जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं फॉर्मूला। तो ये क्या है? ये है मैथ। तो हमें दो चीजों के चाहिए, एक तो नाम जिसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, और दूसरा लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में उस फिजिकल क्वांटिटी का कम्युनिकेशन होगा, उसे दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, उसे रिटेन लिखेंगे। वो लैंग्वेज कौन सा है? और वो लैंग्वेज कौन सा है? वो लैंग्वेज है मैथ। तो मुझे बोलना चाहिए कि यहां पे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। आप सोच रहे होंगे क्या मैथ एक लैंग्वेज है? बिल्कुल। हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, ये क्या है? ये सब ह्यूमन लैंग्वेज है। आदमी इस लैंग्वेज में आपस में बातें करता है। क्या यही सिर्फ लैंग्वेज है? आंसर नहीं। हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर्स, हमारा जो भी कंप्यूटर्स है, वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता है? क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता है? क्या वो हिंदी यूज करता है? नहीं। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, आप नाम सुने होंगे, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं ये एग्जाम्पल तो आपको समझा दिया, इससे मैं हटा रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ, तो बच्चों मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज ये यूज क्यों होता है? लैंग्वेज यूज क्यों होता है? कम्युनिकेट करने के लिए, समझाने के लिए, चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए, तो कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे दो ह्यूमन के बीच कोई कम्युनिकेशन करना है, बिटवीन ह्यूमन अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके लिए ह्यूमन लैंग्वेज यूज होगा। उसके लिए क्या यूज होगा? ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज कौन सा है? ह्यूमन लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, है ना? एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, इंग्लिश, हिंदी, ऐसा हम कुछ भी बोल सकते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से अगर यही कम्युनिकेशन हो बिटवीन मशीन्स एंड ह्यूमन, अगर ह्यूमन और मशीन के बीच कोई कम्युनिकेशन करना है, जैसे हमारा कंप्यूटर, क्या वो आपका हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश समझेगा? बिल्कुल नहीं। वो कौन सा लैंग्वेज समझता है? हम जब कोई एप्लीकेशन देते हैं, एक मान लो आपने एप्लीकेशन दिया जिसे हम लोग कोडिंग बोलते हैं, हम कोडिंग करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं कंप्यूटर्स को, क्या वो इंग्लिश में करते हैं? क्या वो हिंदी में करते हैं? एक एग्जाम्पल से आप इस बात को और अच्छे समझ पाएंगे। मान लो आपको एक एप्लीकेशन देना है अपने स्कूल में किसी काम के लिए, प्रिंसिपल को, तो आप अपने प्रिंसिपल को किस लैंग्वेज में एप्लीकेशन लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे, क्योंकि आप और प्रिंसिपल सर दोनों ह्यूमन हैं। आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सा रहेगा? इंग्लिश रहेगा। पर यही एप्लीकेशन, यही कमांड मुझे अपने कंप्यूटर को देना पड़ेगा। तो जब मैं कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिजाइन करूंगा, जो ऐप डिजाइन करूंगा, वो किस लैंग्वेज में डिजाइन करूंगा? क्या इंग्लिश में, हिंदी में? नहीं, उसके लिए अलग लैंग्वेज है। आप सभी ने नाम सुना होगा, ये कौन सा लैंग्वेज होता है? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहना है कि लैंग्वेज का मतलब कम्युनिकेशन। हर जगह कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज होता है। इसी तरीके से जो ये यूनिवर्स है, ये जो नेचर है, ये कौन सा लैंग्वेज यूज करता है हमसे कम्युनिकेट करने के लिए? ये यूनिवर्स क्या ह्यूमन से इस लैंग्वेज में बातें करेगा? नहीं, ये ह्यूमन लैंग्वेज में नहीं बातें करेगा। क्या मशीन लैंग्वेज, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। इसका नाम है मशीन लैंग्वेज। इसी तरीके से यूनिवर्स का अपना लैंग्वेज है, और कौन सा लैंग्वेज है? मैथ। यूनिवर्स का कौन सा लैंग्वेज है? मैथ।
आपको सुनकर लग रहा होगा ये क्या है, मैथ लैंग्वेज है? यस, मैथ इज ए लैंग्वेज। मैथ क्या है? एक लैंग्वेज है। मैथ कोई साइंस नहीं है, मैथ कोई आर्ट्स नहीं है, मैथ एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। कैसी कम्युनिकेशन लैंग्वेज? यूनिवर्स का, यूनिवर्स जो नेचर है वो किस लैंग्वेज में बातें करता है? आंसर है मैथ में, है ना। आप सभी जानते हैं कि जैसे सन है, सन के चारों अर्थ रिवॉल्व करता है, अलग अलग प्लैनेट रिवॉल्व करता है, किस लैंग्वेज में? इलेक्ट्रिकल पाथ पे। ये इलिप्स की स्टडी कहां करते हैं? मैथ में करते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपको, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समझिएगा। ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिक्स या मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, या आप ये भी बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, और आप इसे भी बोल सकते हो लैंग्वेज ऑफ ए नेचर। मैथ जो है नेचर का लैंग्वेज है। नेचर इंग्लिश नहीं जानता, नेचर उर्दू, फारसी, स्पेनिश, फ्रेंच ये सब नहीं जानता। नेचर कौन सा लैंग्वेज जानता है? नेचर जानता है मैथ, मैथमेटिक्स। आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं? इसमें से कोई लैंग्वेज जानते होंगे। हमारी मशीन, हमारी कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज पे चलता है? इसमें से जिस लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर उसमें डाला होगा। तो हर चीज का अपना एक लैंग्वेज है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों, आपको अगर इसमें से कुछ भी काम की चीजें, या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, एटलीस्ट फिजिक्स की ये डिफिनेशन आप नोट कर लें और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा या नोट कर लिया होगा। आइए हम लोग आगे मूव करते हैं। तो बच्चों, अभी मैं आपको समझा रहा था कि मैथ जो है, मैथ ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब इस बात पे मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, इतना जोर क्यों दे रहा हूं? तो इसका रीजन है, मैंने अपनी कैरियर में, अपनी एक्सपीरियंस में ये पाया है, 10th के बाद कुछ बच्चे तो मैथमेटिक्स भी लेते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ बच्चे जो बायोलॉजी ग्रुप के होते हैं, जो मेडिकल का तैयारी करते हैं नीट का, वो 10th के बाद सोचते हैं मैथ से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैथ को तो मैंने 10th में छोड़ दिया। ये सोच गलत है और इस कारण से उनको फिजिक्स में बहुत दिक्कत होता है, फिजिक्स समझने में उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे हमारी पढ़ाई की, हमारी स्टडी की लैंग्वेज कौन सा है? इंग्लिश। तो अगर आपने बायो लेके रखा है, अगर आपका बायोलॉजी है, तो क्या आप इंग्लिश को भूल जाओगे? आपकी बुक कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश में ही है। अगर सोचो कोई बच्चा 10th के बाद ये बोले कि मैं तो बायोलॉजी लिया, मुझे इंग्लिश से क्या मतलब है, तो क्या वो अपनी बुक पढ़ पाएगा? बुक पढ़ने के लिए हमें बेसिक इंग्लिश की नॉलेज चाहिए। बायोलॉजी भी सीखने के लिए हमें बेसिक इंग्लिश तो आना चाहिए ना। अगर कोई बच्चा जिसे इंग्लिश नहीं आ रहा है, क्या वो बायोलॉजी की बुक रीड कर पाएगा? एग्जाम में क्या बायोलॉजी का आंसर लिख पाएगा? या टीचर अगर बायोलॉजी को समझा रहा है इंग्लिश में, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं ना। तो आपको इंग्लिश का जीनियस नहीं होना है, आपको शेक्सपियर नहीं बनना है, पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका लैंग्वेज तो आना चाहिए। हमारी बुक का जो लैंग्वेज होता है, क्या लैंग्वेज होता है? इंग्लिश। तो आपने बायोलॉजी जरूर लिया है, पर आप बेसिक इंग्लिश तो जानते हो ना। ये तो नहीं बोलते कि मुझे बेसिक इंग्लिश नहीं आता। सेम इसी तरीके से बेसिक मैथ भी आपको आना चाहिए, बेसिक मैथ भी आना चाहिए। हाँ, आपने बायोलॉजी लिया है तो आपको मैथ का जीनियस नहीं बनना है, पर ये आप नहीं बोल सकते कि 10th के बाद मैंने तो मैथ छोड़ दिया, मैंने तो बायोलॉजी ले लिया 11th 12 में, तो मैं क्यों मैथ पे इतना मेहनत करूं? बिल्कुल गलत। जैसे इंग्लिश आप हमेशा समझते रहते हैं, हमेशा उसका यूज करते हैं, बिना इंग्लिश का कोई भी स्टडी नहीं होता है। सेम इसी तरीके से बिना मैथ का आपका स्टडी नहीं होगा। इवन दो केमिस्ट्री में भी जगह जगह पे ये मैथ का यूज होगा, और फिजिक्स तो मैथ का यूज करेगा ही करेगा, क्योंकि मैंने शुरू में समझा दिया, बेसिक मैथ या मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथ इज ए लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो ये बच्चे बात ध्यान रखेंगे जो
अगर आप 11-12 में बायोलॉजी लिए हैं तब भी आप मैथ को छोड़ नहीं सकते। मैथ क्या है? आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। फिजिक्स को बिना मैथ पढ़े, मैथ समझे आप नहीं सीख सकते। पर क्या मुझे मैथ में जीनियस होना है, मुझे बहुत मैथमेटिशियन बनना है? आंसर नहीं। आपको बायोलॉजी पढ़ने के लिए जितना इंग्लिश चाहिए, बस फिजिक्स पढ़ने के लिए उतना ही मैथ चाहिए। हमें बेसिक चीजें पता होना चाहिए जो क्लास 10 तक सीखे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल, स्क्वायर, है ना, रूट निकालना, ये सारी चीजें। और एक दो नई चीजें आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो हम लोग सीख लेंगे। पर हमेशा मैथ को होल्ड करके रखेंगे, मैथ से दोस्ती बना के रखना है। कभी भी माइंड में ये नहीं रखना है अगर हमें बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आपको मैथ पसंद नहीं है तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इंग्लिश पसंद नहीं है, पर मैं इंग्लिश से दूर नहीं हो सकता, नहीं तो मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाऊं, इवन तो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरी बात समझ पर? आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको बोर्ड, साइन बोर्ड जो भी है सब इंग्लिश में लिखा हुआ, तो आपको इंग्लिश पसंद है नहीं पसंद है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बेसिक इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से आपको मैथ्स पसंद है नहीं पसंद है, मैथ मुश्किल लगता है आसान लगता है, डजंट मैटर, आपको मैथ हमेशा साथ रखना है। उसके बिना आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएंगे साइंस की दुनिया में, ये ध्यान में रखें। तो अभी से जितनी जल्दी दिमाग से ये थिंकिंग निकाल देंगे कि हमने बायोलॉजी लिया है, 10th के बाद हमें मैथ से क्या मतलब है, उतना अच्छा होगा। जल्दी से जल्दी अपने दिमाग से ये बात बता दें, जैसे 10th तक सभी सब्जेक्ट साथ मैथ आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था, आपने बायोलॉजी भी रखा है, फिर भी समझे कि मैथ आपका इंटीग्रल पार्ट है, आपके साथ हमेशा रहेगा। ओके बच्चों, तो अब बच्चों हम लोग वापस से आते हैं, जो मैं आपको समझा रहा था फिजिक्स। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने समझाया फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। कई बार कंफ्यूजन होता है कुछ टर्म में बच्चों, जरा देखिए, एक वर्ड है यूनिवर्स, एक वर्ड है नेचर, एक वर्ड है नेचुरल फेनोमेना, फिर है लॉ, इट्स लॉज। तो कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, हम समझ तो लेते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, पर 11-12 में चीजों को समझने से नहीं काम चलेगा, उसे फील करना पड़ेगा। और एज ए टीचर मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको फिजिक्स का एक एक कंसेप्ट फील करवा के पढ़ाऊंगा। तो आखिर ये सब का क्या मीनिंग है? हम तो याद कर लिए या एक थोड़ा बहुत समझ लिए, ठीक है, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर, पर इसका मतलब क्या, इसको फील करने की कोशिश कीजिए। तो आप 2 मिनट एक एग्जाम्पल से इस चीज को बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे। बच्चों, एक फिजिक्स के टीचर हुए, आज तक के दुनिया के सबसे महान फिजिक्स के टीचर हुए, उनका नाम था रिचर्ड फेमैन, रिचर्ड फेमैन, ठीक है, रिचर्ड फेमैन। इन्हें नोबेल भी मिला, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, काफी अच्छा, आप यूट्यूब वगैरह पे इनका अवेलेबल है, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के, बहुत ही फेमस टीचर। इन्होंने, इनसे जब पूछा गया कि व्हाट इज फिजिक्स, इनसे पूछा गया व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज यूनिवर्स, नेचर, नेचुरल लॉ, और भी कई सवाल, गॉड होते हैं नहीं होते हैं, नेचर कैसे काम करता है, तो उसकी जवाब इन्होंने कैसे समझाया, एक एग्जाम्पल से देखिए। वो एग्जाम्पल है चेस बोर्ड का, चेस बोर्ड का। आइए अब 2 मिनट एक स्टोरी सुनेंगे, और इस स्टोरी को बहुत ही, स्टोरी का मतलब स्टोरी टेलर नहीं हूं मैं आपको फिजिक्स सिखा रहा हूं, और ये पूरा स्टोरी का एक एक पार्ट फिजिक्स है, एक एक पार्ट फिजिक्स है, आप उसको ध्यान से समझना। अब आप बड़े हो गए, 10th के बाद आपको चीजों को, अपनी विजडम को इंक्रीज करना है। आइए देखिए एक छोटा सा स्टोरी 2 मिनट का। तो रिचर्ड फेमैन ने पूरे यूनिवर्स को, पूरे फिजिक्स को कैसे एक चेस बोर्ड की एग्जांपल से समझाया। हम जानते हैं बच्चे, ये मान लो एक चेस बोर्ड है, हमें पता है इसमें बहुत सारा स्क्वायर होता है, 64 स्क्वायर हम जानते हैं, 64 स्क्वायर। अब इसमें सभी बनाना तो नहीं है, तो मैं एक ओवरव्यू
चेस बोर्ड बना रहा हूं, आप इसमें काउंट मत करना है 64। हमें जानते हैं इधर ब्लैक होता है, इधर व्हाइट, एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट। इधर मान लो एक प्लेयर है, प्लेयर 1, और इधर है प्लेयर 2, और ये चेस का गेम हो रहा है। इसमें मुझे मालूम है आपको दोनों साइड ब्लैक और व्हाइट हमें 16 8 फ्रंट में और 8 बैक में, 8 इधर 8 और इधर 8, टोटल 16 पीसेज होता है। अलग अलग नाम है हर पीस का, आप जानते हैं। इधर भी ऐसा ही कुछ रहा होगा, इधर भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो ये दोनों प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 चेस का गेम खेल रहा है। अब मान लो एक कोई ऑब्जर्वर है, चलो ऑब्जर्वर का कुछ नाम रखते हैं। क्या नाम रखे? आपका क्या नाम है? कोई नाम रखते हैं। चलिए इसका नाम रखते हैं, मान लो छोटू। एक छोटू है जो इस चेस को देख रहा है। एक बात याद रखना है, ये छोटू लाइफ में फर्स्ट टाइम चेस गेम को देख रहा है। इसे रूल नहीं पता है, ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहा है, फर्स्ट टाइम। इसे कुछ भी नहीं पता है चेस के बारे में। चेस का रूल किसे पता होना चाहिए? ऑब्जर्वर को। जरूरी नहीं है, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है ठीक, पर उसके प्लेयर को पता होना चाहिए। खेल तो प्लेयर रहा है, तो प्लेयर, दोनों प्लेयर चेस खेल रहा है, छोटू इसे ऑब्जर्व कर रहा है। पर छोटू ऑब्जर्व करके ये समझना चाहता है ये चेस खेलते कैसे हैं, चेस प्ले कैसे होता है। तो छोटू का एम क्या है? ये जो छोटू है, he try to understand the game, ये इस गेम को समझने की कोशिश करता है। तो मैं लिखता हूं try to understand गेम ऑफ चेस। चेस के गेम को ये समझने की कोशिश कर रहा है। अब कहानी को ध्यान से सुनिए, ये तो मैंने आपको प्लॉट समझाया, अब इस कहानी को समझो। ये क्या ऑब्जर्व करता है? प्लेयर 1 अपने फ्रंट का एक पीस को आगे फॉरवर्ड किया, एक स्क्वायर फॉरवर्ड होता है मुझे पता है। इसके रिप्लाई में प्लेयर 2 ने भी अपने फ्रंट के पीस को एक स्टेप आगे ले गया, ये एक स्टेप और आगे मूव किया, ये एक स्टेप और आगे मूव किया। इसकी ये पीस यहां पहुंच गया, इसकी ये पीस यहां पहुंच गया। छोटू ने एक ऑब्जर्व किया, छोटू ने बोला मैं थोड़ा थोड़ा सीख गया हूं ये गेम। क्या सीख गया? ये जो पीस है, जो 8 और 8 16 पीस है, वो हमेशा कैसा मूव करता है? वो हमेशा एक स्टेप आगे मूव करता है, एक स्टेप आगे मूव करता है। इसने ऐसा लॉजिक लगाया, इसने ऐसा सोचा, ऐसा रूल है। इतनी देर में प्लेयर 2 ने मान लो पीछे से किसी और पीस को निकाला, मान लो हॉर्स को निकाला या किसी और को निकाला, मान लो किसी एक पीस को निकाला, वो डायगोनली चलता है, हमें मालूम है हर पीस अलग अलग तरीके से मूव करता है। अब वो परेशान है, उसने तो अभी तक सोचा था सिर्फ आगे की ओर फॉरवर्ड 1 स्टेप मूव करता है, वो तो देख रहा है एक साथ कई स्टेप मूव कर गया और डायगोनली मूव किया। उसने देखा कोई तो पीस स्ट्रेट में सीधा चल रहा है और एक से ज्यादा मूव हो रहा है, कई मूव कर रहा है। अब सोचो वो माइंड में क्या सोच रहा होगा? उसे कुछ भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम देख रहा है। उसने सोचने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया, ये चेस में हो क्या रहा है, कैसे गेम खेलते हैं। थोड़ी देर बाद इतना समझ ही रहा था कि किसी ने, मान लो कोई प्लेयर ने अपने हॉर्स को निकाला, नाइट को निकाला। अब नाइट कैसे चलता है? नाइट चलता है 1 2 एंड हाफ। अब वो और परेशान, ये कैसा? ये पीस तो स्ट्रेट भी चला, वर्टिकल भी चला, कोई एकदम डायगोनली जा रहा है। अब वो परेशान, ये क्या हो रहा है? फिर उसने किंग को देखा, किंग का प्ले मालूम है ना, किंग कैसे मूव करता है? किंग सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अब वो देख रहा है ये तो हर डायरेक्शन मूव कर रहा है। अब सोचो ये छोटू जो फर्स्ट टाइम इस चेस गेम को देख रहा है और इसकी मूवमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, वो क्या समझा होगा?
या आप अपने आप को उसकी जगह रखकर देखो और सोचो कि आप फर्स्ट टाइम इस चेस को देख रहे हो, आपको कोई रूल पता नहीं है और आप देख रहे हैं कोई पीस तो स्ट्रेट जा रहा है, कोई पीस डायगोनली जा रहा है, कोई पीस तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इतना सोच ही रहा था कि उसने ये देखा ये जो अभी तक स्ट्रेट चल रहा था उसने तो ऐसा डायगोनली इसको किल कर दिया। हमें मालूम है ना, ये ऐसा डायगोनली मूव कर दिया इसको किल करने के लिए। अब छोटू परेशान है। छोटू के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? एक ऑप्शन है वो कंक्लूजन निकालता है कि दो प्लेयर है, दोनों प्लेयर का जो मन होता है वैसा चलता है। जनरली एक कॉमन सेंस, कॉमन ह्यूमन यही सोचेगा, एक छोटा बच्चा यही सोचेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी स्ट्रेट चल रहा है डायगोनली किल कर रहा है, कोई डायगोनली मूव कर रहा है, कोई स्ट्रेट जाकर 1 2 हाफ जा रहा है, कोई सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। छोटू परेशान, छोटू परेशान। छोटू बोला दुनिया में कुछ भी होता है, कभी बारिश होता है, कभी धूप होता है, लॉजिक को पकड़ना, एक एक स्टेप में फिजिक्स सिखा रहा हूं। अब इसको रिचर्ड फेमैन ने क्या समझा रहे थे, अब ध्यान समझना। उन्होंने समझाया ये जो चेस बोर्ड है, ये जो चेस बोर्ड है यही यूनिवर्स है। यूनिवर्स में अलग अलग फेनोमेनन हो रहा है, इसी तरीके से चेस बोर्ड में अलग अलग फेनोमेनन हो रहा है। और इसकी जो ये पीसेस हैं, जो मूवमेंट है, जो आगे जा रहा है, डायगोनली जा रहा है, ये यूनिवर्स की डिफरेंट फेनोमेनन है। बारिश का होना, धूप का निकलना, सन के चारों अर्थ का घूमना, कहीं पे सुपरनोवा, कहीं पे कुछ पूरी यूनिवर्स में, कहीं पे कोई चीज को फॉल करना, ओशियन में टाइड का बनना, ये सब क्या है? अलग अलग नेचुरल फिनोमेनन। उसको कंपेयर करें इसकी पीसेस से, इसकी पीसेस के मूवमेंट से, तो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पीस ऑफ चेस की जो डिफरेंट पीस है, ये 16 और ये 16, इसको उन्होंने नेचुरल फेनोमेनन से कंपेयर किया। नेचुरल फेनोमेनन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा आप सोचो ये छोटू से किससे कंपेयर होगा? छोटू इज अस, हम ह्यूमन। ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो छोटू है, ये क्या है? ये है ह्यूमन, ये है ह्यूमन। हम ऑब्जर्व करते हैं, हम रात में देखते हैं स्टार दिखता है, दिन में देखते हैं स्टार नहीं दिखता है। हम आसमान को देखते हैं, स्काई को, वो ब्लू दिखता है तो हमें लगता है वो ब्लू है, फिर मॉर्निंग के समय देखते हैं वो रेड दिखता है, इवनिंग के समय रेडिश दिखता है। हमें समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आता। मीन्स अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसलिए हमें समझ में आता है, पर सोचो आज से 1000 साल पहले जब साइंस डेवलप नहीं था तो ह्यूमन तो ऐसा ही रहा होगा। ये छोटू जैसा भी सोच रहा है कि सब रैंडम है, कोई रूल नहीं है। इसी तरीके से ह्यूमन भी, एक समान आदमी यही सोचता है, पता नहीं क्या होता है, जो भगवान चाहे वही होता है, ऐसा कुछ। छोटू कोई रूल को नहीं समझ पाया, उसके लिए सब रैंडम है। इसी तरीके से ह्यूमन भी पहले जब साइंस डेवलप नहीं था, जब फिजिक्स नहीं था, तब ऐसा ही समझते थे ये रैंडम है। ओके, ये प्लेयर क्या है? प्लेयर, जो दो प्लेयर है, इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? सोचो, मैं चाहता हूं आप सोचिए। मैंने चेस बोर्ड को यूनिवर्स से कंपेयर किया, ये ऑब्जर्वर को हम आप ह्यूमन से, इसके अंदर जो अलग अलग मूवमेंट हो रहा है नेचुरल फेनोमेनन से। इसी तरीके से ये जो प्लेयर है, इसको किससे कंपेयर करोगे? आंसर है नेचर से। यही है नेचर। मैं आपको यूनिवर्स वर्ड और नेचर वर्ड में अंतर समझाने के लिए ये पूरी एग्जांपल समझाया और उसे फील कराने के लिए। ये जो प्लेयर है ये क्या है? ये है नेचर, ये है नेचर। साथ में आप इसी नेचर को गॉड भी बोल सकते हैं, यही नेचर को गॉड भी बोल सकते हैं।
तो बच्चों इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं पूरी इनवर्स क्या है, नेचर क्या है, हम ऑब्जर्वर क्या है, ये सारी एग्जाम्पल, नेचुरल फेनोमेनन क्या है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से फील आ गया होगा कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या है, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। आई होप क्लियर है। ओके, तो बच्चों यहां पे अब हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अगर ये ह्यूमन ने इसको रैंडम नहीं मानकर एक एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करके कुछ रूल बनाया मीन्स उसने रूल समझा कि ये वाला पीस चलता तो स्टेट 1 आगे है, पर किल करते समय डायगोनली मूव कर जाता है। इस तरीके से जिसने इस ह्यूमन ने जो भी ऑब्जर्व किया उसके लिए उसने जो रूल बनाया, इसी रूल को हम लोग बोलेंगे लॉ, इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि ये नेचर कर रहा है, ये कर कौन रहा है, मूवमेंट करा कौन रहा है, नेचर, प्लेयर कौन है, नेचर। तो बच्चों इस एग्जाम्पल से हमें ये क्लियर हो गया, हमें ये फील हुआ कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में समझना क्या है, और हम क्या समझे, हम समझे नेचर की जो भी फेनोमेनन है वो सब क्या है, फिजिक्स। चाहे नेचर में आपका देखना हो, आपका सुनना हो, आपका समझना हो, बारिश का होना हो, आप देख रहे हैं कार मूव कर रही है, उसके पीछे क्या है, फिजिक्स है। आप जो भी समझ रहे हो, आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हो, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आप, ये सब क्या है, फिजिक्स ही है। अपना 10th में भी पढ़े होंगे, जब ह्यूमन आई पढ़ रहे थे, हम किसी चीज को देखते हैं उसका इमेज कहां बनता है, रेटिना पे, फिर रेटिना ब्रेन को भेजता है सिग्नल, कैसे भेजता है, इलेक्ट्रिसिटी से, वो क्या है, फिजिक्स है। तो पूरी यूनिवर्स का एक एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी फेनोमेनन है, जो भी इंसिडेंट है, जो भी घटनाएं हैं, वो सब क्या है, फिजिक्स। और हम लोग अगले 2 साल 11 और 12 तक इस चीज को समझ के, और सिर्फ ना समझ के, उसको फील करके पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की लेक्चर यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसमें हम लोग समझे फिजिक्स होता क्या है, और ये एक मेनू कार्ड की तरह था। मेनू कार्ड मीन्स हम किसी होटल में जाते हैं, होटल में क्या क्या खाना है, क्या क्या मिल सकता है, उसका मेनू पढ़ते हैं। तो ये एक मेनू कार्ड है कि फिजिक्स में हम पढ़ना क्या है, फिजिक्स में समझना क्या है। आंसर है सब कुछ फिजिक्स में ही समझना है, बाकी सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए है। उसके बाद अगली क्लास से हम लोग एक एक चीजें पढ़ेंगे। तो अपनी बुक में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट है, वहां से अगली कल हम लोग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपका बुक के साथ जो भी अलाइनमेंट, बुक की सिलेबस से अलाइनमेंट करते हुए हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।